कपिराज डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, उस पहाड़ के पीछे लाल खाल जंगल है। डायना हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा तुमने? लाल खाल जंगल? ये कैसा जंगल है? कपिराज तुरंत बोल पड़ता है, लाल खाल जंगल वो जंगल है जहां पर सारे पेड़ों के तने इंसानों की खाल की तरह दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे पेड़ के तने नहीं बल्कि इंसानों की खाल लगी हुई हो वहां पर। एक और खास बात है उस लाल खाल जंगल की, और वो ये कि उस पेड़ के सारे पत्ते लाल हैं, बिल्कुल इंसानी खून की तरह। काला पोशाक वाला आदमी उत्साहित होते हुए कहता है, हमें ऐसी ही जगह की तो तलाश थी डायना। हो सकता है उस काले साए ने उसी लाल खाल जंगल के अंदर कालगढ़ की रचना की हो। हमें वहीं पर चलकर देखना चाहिए। डायना मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हम वहां पर जरूर जाएंगे, पर आज नहीं कल। काला पोशाक वाला आदमी हैरानी के साथ डायना से कहता है, आज नहीं जा सकते, पर क्यों? डायना नाटक करते हुए कहती है, क्योंकि जरा अपने आसपास देखो, सुबह हो चुकी है। तुम्हें मेरी जरा सी भी चिंता है भी या नहीं, या बस कालगढ़ के दीवाने हो? काला पोशाक वाला आदमी खामोश ही रहता है। डायना फिर बोल पड़ती है, सारी रात इन कपी से लड़ी हूं, कम से कम अब थोड़ा तो आराम करने दो। क्या पता उस लाल खाल जंगल में एक और खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो। काला पोशाक वाले आदमी को भी डायना की बात ठीक लगती है, इसलिए वो सहमत होते हुए बोल पड़ता है, ठीक है डायना, हम अब रात में ही लाल खाल जंगल जाएंगे, पर रात में मैं तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। तुम्हें जितना आराम करना है, जितना सोना है, आज दिन में सो जाओ, पर रात में अब कुछ नहीं। डायना अपना सिर नीचे झुकाते हुए फिर नाटकीय तौर पर बोल पड़ती है, जी मेरे आका, जैसा आपका हुक्म। कुछ घंटे पहले इस तरफ युग और यामिनी हम बिस्तर होकर बड़े आराम से सो रहे थे। जब एक प्रेमी जोड़ा प्रेम में डूबा रहता है तो वो बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है कि बाहरी दुनिया में उन्हें कितने कष्ट हैं, उन्हें कितने दुख हैं। वो सब कुछ भूलकर अपने प्रेम की दुनिया की रचना करते हैं और उसी में खुश रहते हैं। यामिनी और युग ने भी अपनी उसी प्रेम की दुनिया की रचना की थी और वो सब कुछ भूल चुके थे कि बाहरी दुनिया में क्या परेशानियां चल रही थी। वो बस उन पलों को जीने में लगे हुए थे। प्यार किया ही तो इसलिए जाता है ताकि सारी परेशानियां भुलाकर 2 पल सुकून के जी सके। और युग यामिनी भी उन्हीं हसीन पलों का लुत्फ उठा रहे थे। युग और यामिनी एक दूसरे को अपनी बाहों में भरकर सो ही रहे थे कि तभी युग की नींद खुल जाती है। युग जब अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि यामिनी ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा हुआ था और वो उसके सीने से लिपटकर बड़े ही सुकून के साथ सो रही थी। सोते वक्त यामिनी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यामिनी के मनमोहक चेहरे को देखकर साफ समझ आ रहा था कि युग की बाहों में डूबकर वो भी सब कुछ भुला चुकी थी। उसका बस चले तो वो अपना दम युग की बाहों में ही तोड़ दे। युग यामिनी का चेहरा देखते हुए मन में सोचता है, यामिनी सच में मुझसे बहुत प्यार करती है। सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर मेरी यामिनी ने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा। ये हमेशा हर मुश्किल मोड़ पर मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। मैं भी अपनी यामिनी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर युग यामिनी के माथे को चूमने लग जाता है। युग भी यामिनी की बाहों में मदहोश ही था। तभी उसे कुछ याद आता है, कुछ ऐसा कि उसके चेहरे के प्यार भरे एक्सप्रेशन गायब होने लग जाते हैं। वो कुछ सीरियस होने लग जाता है। अगले ही पल युग आहिस्ते से यामिनी के हाथ को अपने सीने पर से हटाता है, दूसरी तरफ रखता है और धीरे धीरे बेड से उतरने लग जाता है। युग सीधे कमरे में लगे बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। उस आईने में युग का पूरा बदन नजर आ रहा था। युग आईने में खुद को देखते हुए कहता है, ये तू क्या कर रहा है युग? तू चैन की नींद कैसे सो सकता है? भूल मत, उस काले साए ने तेरे दोस्तों को तुझसे जुदा किया है और अब जब तक तू उसका अंत नहीं कर देता तू चैन से नहीं सो सकता है। तू इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता है कि यामिनी की बाहों में अपने दोस्तों का गम भूल जाए। तुझे उस काले साए से बदला लेना है, अपने दोस्तों की मौत का बदला। युग एकटक नजर से आईने में अपना ही चेहरा देखते रहता है। देखते ही देखते युग के माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। उसका बदन पसीने से भीगने लग जाता है। काले साए के बारे में याद करते ही जिस कमरे में थोड़ी देर पहले युग को सुकून महसूस हो रहा था, उसी कमरे में अब उसका दम घुटने लग जाता है। युग को सांस लेने में मुश्किल होने लग जाती है, जिस कारण वो अगले ही पल उस कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद भी युग को वही घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो सीधे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकल आता है। युग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर कोठी की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था और उसे देखकर लंबी लंबी आहें भर रहा था। युग ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए खुद से गुस्से के साथ कहता है, मन तो करता है कि मैं अभी इसी वक्त इस ग्रेवयार्ड कोठी को छोड़ दूं। इसी ग्रेवयार्ड कोठी ने मुझसे मेरे सारे दोस्तों को छीना है, दूर किया है।
युग एक लंबी आह भरते हुए फिर बोल पड़ता है, पर क्या करूं, मैं इस ग्रेवयार्ड कोठी को चाहकर भी नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन वो काला साया जरूर इस ग्रेवयार्ड कोठी में वापस आएगा। वो इस ग्रेवयार्ड कोठी के बिना नहीं रह सकता है, और जब वो वापस आएगा तब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसी की शक्तियां छीनकर मैं उसका अंत कर दूंगा। युग बीती बातों को याद करते हुए कहता है, उस काले साये ने मेरी आंखों के सामने कछुए को मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। कछुए के मरने के बाद ही एक एक करके मेरे सारे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, अभिमन्यु ने भी। युग अभिमन्यु के बारे में याद करते हुए खुद से कहता है, अभिमन्यु पर तो मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था। उसे इस तरह मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बिना मुझे कुछ बताए न जाने रात ही रात में कहां पर चले गया। उसके जाने के बाद मैंने उसे कितना ढूंढा था, कितने फोन कॉल किए थे, पर ना ही अभिमन्यु का कॉल लगा, ना ही मुझे उसकी कोई खबर मिली। युग और ज्यादा मायूस होते हुए कहता है, अभिमन्यु के जाने के बाद तो मैं पूरी तरह टूट ही गया था। कैसे न टूटता, अभिमन्यु ही तो था जो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। वही तो मुझे बताते रहता था कि क्या करना सही है और क्या गलत। वो सिर्फ दोस्त नहीं था, मेरा भाई था, मेरा भाई। अभिमन्यु के जाने के अगले ही दिन डायना भी चली गई और फिर उसके बाद पलक। सबने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दी, बस मेरी यामिनी को छोड़कर। कभी कभी तो लगता है जैसे ये सब मेरे साथ अभिमन्यु के कारण ही थे। अगर अभिमन्यु मेरे साथ खड़ा नहीं होता तो ये भी कभी मेरे पास नहीं आते। मेरे दोस्त ही मुझे अपना दुश्मन समझने लग गए, और बिंदु तो मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती है। उसे यही लगता है कि कायर को मैंने मारा है, पर जिस अमावस्या की रात वो ग्रेवयार्ड कोठी आने के लिए निकला था, उस रात तो मैं ग्रेवयार्ड कोठी में था ही नहीं। मैं तो घाट पर था, शिकार कर रहा था, और यामिनी मुझसे उस शिकार को बचाने में लगी हुई थी। यामिनी और मैं खुद एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो भला मैं कायर को कैसे मार सकता हूँ। पर बिंदु मेरी इस बात पर बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कुछ और ही सोच कर बैठी हुई है। युग गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, ये सब उस काले साये की वजह से हुआ है। मेरे दोस्त ही मुझे अपना दुश्मन समझने लग गए हैं, पर मैं अब उस काले साये का सबसे बड़ा दुश्मन बनूंगा। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बस मैं इंतजार कर रहा हूँ उस काले साये के वापस से इस ग्रेवयार्ड कोठी में आने का। जिस दिन वो इस ग्रेवयार्ड कोठी में आएगा, मैं यहीं पर उसकी कब्र बनाकर उसे दफना दूंगा। इतना कहकर युग गुस्से के साथ ग्रेवयार्ड कोठी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लग जाता है। वो ग्रेवयार्ड कोठी जो वीरान पड़ी हुई थी, जहां पर अब बस वो और यामिनी रह रहे थे। युग एकटक नजर से ग्रेवयार्ड कोठी को देख ही रहा था कि तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। युग तुरंत पीछे मुड़ जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। युग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। ऐसा लग रहा था जैसे युग ने कोई ऐसी चीज देख ली हो जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो। युग के सामने कोई और नहीं बल्कि कामेश्वरी, यक्षिणी और रज्जन खड़े हुए थे। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को लेकर वहां पर आ गया था। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी से धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये जिसे तुम सामने देख रही हो ना कामेश्वरी, यही वो भक्ष्यानर का वंशज है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, भक्ष्यानर का वंशज, मेरे लेखक बाबू का बेटा। युग को देखकर कामेश्वरी को न जाने क्या हो जाता है। उसका दिल पिघल जाता है और वो नम लहजे के साथ युग को देखते हुए मन में सोचने लग जाती है, इसकी आंखें तो पूरी लेखक बाबू पर ही गई हैं। युग भी कामेश्वरी यक्षिणी को देखते हुए मन में सोचने लग जाता है, ये यामिनी इस रज्जन के साथ यहाँ पर कैसे आ गई? ये तो ऊपर कमरे में सो रही थी। युग भी कामेश्वरी यक्षिणी को यामिनी समझने की भूल कर बैठा था, वही भूल जो रज्जन कर बैठा था। युग और कामेश्वरी यक्षिणी दोनों एक दूसरे को एकटक देखते रहते हैं, जैसे वो एक दूसरे को आंखों ही आंखों में जानने समझने की कोशिश कर रहे हो। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को युग की तरफ भड़काते हुए कहता है, तुम ऐसे मूर्ति बनकर क्यों खड़ी हुई हो कामेश्वरी? दिख नहीं रहा तुम्हारे सामने भक्ष्यानर का वंशज युग खड़ा हुआ है, जाओ और जाकर मार दो उसे। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, पर मुझे तो ये कहीं से भी बुरा नजर नहीं आ रहा है। रज्जन चिढ़ते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, तुम इसके मासूम चेहरे के पीछे का राज नहीं जानती हो कामेश्वरी, इसलिए ऐसा बोल रही हो। इसकी सूरत पर मत जाओ, ये इंसान की खाल में शैतान है, शैतान। तुम्हें इसकी शैतानियत के बारे में कुछ नहीं पता है, पर मुझे सब पता है। इस शैतान ने अपने ही दोस्तों को मारा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। युग कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ था, जिस कारण उसे उन दोनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। रज्जन बार बार कामेश्वरी यक्षिणी को युग को मारने के लिए बोल रहा था, पर कामेश्वरी थी कि कुछ नहीं कर रही थी।
वो बस युग के चेहरे को देखते हुए युग को समझने की कोशिश कर रही थी। और युग तो अभी तक इसी उलझन में फंसा हुआ था कि जब यामिनी अपने कमरे में सो रही थी तो वो यहाँ नीचे अचानक से रज्जन के साथ कैसे आ गई थी। जब बार बार बोलने पर भी कामेश्वरी रज्जन की बात नहीं मानती तो रज्जन गुस्से के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से कहता है, लगता है कामेश्वरी तुमसे भी कुछ नहीं होने वाला, मुझे इस युग को खत्म करना पड़ेगा। इतना कहकर रज्जन गुस्से के साथ युग को घूरता है और युग को मारने के लिए भागते हुए उसके पास जाने लग जाता है। रज्जन भागते हुए युग से कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा भक्षानर की औलाद, उस रात तो तू बच गया था पर आज तू मुझसे नहीं बचने वाला। रज्जन युग को मुक्का मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। रज्जन का मुक्का युग के चेहरे पर पड़ता उससे पहले युग एक हाथ से रज्जन के मुक्के को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लग जाता है। कामेश्वरी यक्षिणी वहीं पर खड़ी रहती है, वो कुछ नहीं करती है। युग और रज्जन एक दूसरे से लड़ने लग गए थे। लड़ाई में अगर एक मुक्का युग पर पड़ता था तो युग भी रज्जन पर उतने ही देर में 3-4 मुक्के तो मार ही देता था। इस बार युग नहीं बल्कि रज्जन कमजोर पड़ने लग गया था। उस दिन कछुए की मौत के कारण युग अपने होशो हवास खो बैठा था। उसी का फायदा उठाकर रज्जन उस रात युग को मारे जा रहा था, पर आज युग अपने पूरे होश में था। आज रज्जन को उसे हराना मुश्किल था। कामेश्वरी यक्षिणी के समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, रज्जन का साथ दे या नहीं। कामेश्वरी यक्षिणी ये बात अच्छे से जानती थी कि रज्जन ने इससे पहले भी कई बार उससे झूठ बोला था, कहीं अपना मतलब निकलवाने के लिए वो किसी मासूम को उसके हाथों से ना मरवा दे। इसलिए वो कुछ कर नहीं रही थी, बस चुपचाप खड़ी हुई थी। रज्जन को देखकर युग को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लगातार रज्जन के चेहरे पर मुक्के मारने लग जाता है। रज्जन के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। रज्जन दर्द से कराहने लग जाता है। युग रज्जन को उठा उठाकर पटके जा रहा था। युग रज्जन से लड़ ही रहा था कि तभी कामेश्वरी यक्षिणी की नजर युग के हाथ पर जो निशान बने हुए थे उस पर पड़ती है। गुस्सा आने के कारण युग के हाथों पर बने 5 निशान पीली रोशनी के साथ चमकने लग जाते हैं। सिर्फ निशान ही नहीं बल्कि उसकी आंखें भी पीली रोशनी के साथ चमकने लग गई थी। जब कामेश्वरी यक्षिणी की नजर युग की आंखों और उसके हाथ पर के निशान पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि अनुराग के हाथ पर भी ऐसे ही निशान थे। इन्हीं निशान के कारण अनुराग भक्षानर बना था। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि रज्जन ने मुझे युग के बारे में जो भी बताया था वो सब सच है। युग एक भक्षानर का वंशज है, मुझे युग को मारना होगा वरना ये रज्जन को मार देगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।